बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान आर्मी ने नांगा पर्वत पर फंसे कोह पैमाओं को निकालने के लिए हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कोह पैमाओं शहरोज काशिफ और फजल अली की महफूज मुंतकली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पायलट्स ने खराब मौसमी हालात के बावजूद 2 हेली मिशन उड़ाए हैं और इसके अलावा कोहपेमा इस वक्त 21,000 फीट की बुलंदी पर कैंप 3 में मौजूद हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद बताएगा, ISPR के मुताबिक क्या बताया जा रहा है तैयारियों को लेकर? देखें, काशिफ फिरोज और उसके साथी को बचाने के लिए जो है वो पाक फौज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तैयार है और मुख्तलिफ तैयारियां की जा रही हैं। एक तो ज़मीनी जो टीम सर्च टीम है वो भी जो है वो कैंप 3 यानी कि जो 21,000 फुट की बुलंदी पर है उसके करीब पहुंच चुकी है, जबकि 2 हेली मिशन भी उड़ाए गए। इसके साथ साथ बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां भी की जा रही हैं और कैंप 3 तक पहुंचने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं ताकि दोनों को बाहिफाजत वापस लाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच। मर्दान में चमदार पुलिस चौकी पर धमाका हुआ है। पुलिस हवलदार मकसूद शहीद हो गए, 2 पुलिस एहलकार और 2 राहगीर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे फजल हक से। फजल, बताइएगा कि इस धमाके के बाद क्या सूरत हाल है, जख्मियों की हालत कैसी है? जी देखिए, ये चमतार पुलिस चौकी के मेन गेट पर मुबैना धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में पुलिस हवलदार जान बहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में 3 पुलिस एहलकार जबकि 2 आम शहरी शामिल है। रेस्क्यू के एहलकार मौका पर पहुंच गए हैं और उन्होंने जख्मियों को मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। धमाके की इत्तला मिलते ही DPO मर्दान इरफानुल्लाह खान, SP ऑपरेशन शाह मुमताज खान, SP इन्वेस्टिगेशन और दीगर पुलिस एहलकार जाए वक़ूआ पर पहुंच गई है और उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ के पुलिस जो है ना सिक्योरिटी फोर्स एहलकार शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं और धमाके की नौयत के बारे में जो है ना जान रहे हैं। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो पुलिस एहलकार शहीद हुए उनका नाम मकसूद है, जबकि इसके साथ चमतार चौकी के इंचार्ज सोहेल एसाई वो जख्मी हुए। इसके साथ साथ करीम कांस्टेबल, फयाज कांस्टेबल और एक दूसरा जो है ना एहलकार जख्मी हो गए। इसके साथ साथ 2 आम शहरी भी जख्मी हुए, इनका नाम जो है ना मोहम्मद इसाद। बहुत शुक्रिया फजल हक आपका। अब आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल क्या क्या करते रहे। एक के बाद एक नया इंकशाफ होने लगा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन आमना जंजुआ के भी इल्जामात सामने आए हैं। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और तैयबा गुल की वीडियो पर आज से कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है। PAC में जावेद इकबाल, DG नैब लाहौर शहजाद सलीम, तैयबा गुल और उनके शौहर तलब किए गए हैं। जावेद इकबाल का PAC में पेश होने से इनकार। नूर आलम खान ने कहा है, जावेद इकबाल ने पैगाम भिजवाया है कि ईद पर आबाई इलाके आया हूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है आमना मसूद जंजुआ साहिबा भी, और इस कार्रवाई के बारे में हमें अपडेट करेंगे इस्लामाबाद के नुमाइंदे अली शेर भी। तो सबसे पहले हम आमना साहिबा आपसे ही सवाल करेंगे। बताइएगा आमना साहिबा कि निजी टीवी को आपने इंटरव्यू दिया है और आपने दावा किया है कि एक खातून ने साबिक चेयरमैन नैब पर हरासा करने का इल्जाम आयद किया है। इसकी भी डिटेल्स शेयर कीजिएगा और ये भी बताइएगा ये वाकया कब पेश आया, आपकी इस खातून से कोई बात हुई क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये वाकया इतना अभी रिसेंट वाकया नहीं है और ये मैं काफ़ी सालों से मैं इस तरह से ढके छुपे अल्फाज में मैंने बताया है, मीडिया को भी बताया है कि इनके कमीशन के सरबराह को चेंज होना चाहिए क्योंकि ये नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं ख़वातीन के साथ। और जो एक स्कैंडल आया उससे भी उसको तकवीत मिलती है कि इनको चेंज करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे मजलूम ख़वातीन आती हैं और उस खातून ने रो रो के मेरे ऑफिस में आके ये कहा कि मैं इस कमीशन में नहीं जाऊंगी। तो मैं और उसने ये भी मुझे कहा था कि आप ये किसी को ना बताएं, मगर मैं इसलिए ये बताने पे मजबूर हुई हूँ क्योंकि ये कभी तो इनका को बताया जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो और हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, वो फिर वल्नरेबल सिचुएशन में चली जाएंगी। और ये इस तरह से तसल्लियां देते हैं, बिल्कुल इस तरह लगता है कि भी कल आ जाएगा, मंजूर है कि जी आप घर जाएं, आपका बेटा आपको मिल जाएगा।
और मैं वुजू करके आता हूँ और इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा इनको मतलब फॉल्स होप्स देते हैं और इस तरह से फिर कुछ भी नहीं होता और लोग सालों से चक्कर काट रहे हैं। जब ये कमीशन की इन्होंने बागडोर संभाली थी 2011 में, उस वक्त 139 केसेस थे, सिर्फ 139 जी। और उसके बाद इनका मैंडेट था कि ये उसको खत्म करवाते इस इशू को। तो अगर ये उसकी तरफ फोकस करते कि वाकई में लापता अफराद के जो इश्यूज है उसको उसके हवाले से काम अपना करते, तो ये आज 8000 से ज्यादा हो चुके हैं, 8960 केसेस हो चुके हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी में। तो ये तो क्या कोई फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें कि लोग लापता किए जा रहे हैं और उनको फिर एक तरीके से फिर उनको सामने लाया जाता है या नहीं सामने लाया जाता है, अदालतों में लोग जा रहे हैं, इनसे परेशान होकर लोग अब हाई कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं जी। और वहां पर भी हमारे केसेस कबूल नहीं किए जाते थे। मैंने इनकी शिकायतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया, मैंने अलग एक रिपोर्ट बनाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो यही बात है कि फिर मैं परेशान हुई कि भाई एक फोरम है जो कि झूठे सच्चे कुछ ना कुछ तो दादरसी कर रहा है कि मतलब केसेस को सुना जाता है, कम से कम थोड़ी सी झूठी तसल्ली तो होती है। तो फिर मैं क्या करती, मैं मतलब एक इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स के बावजूद इनको नहीं हटाया गया। मगर अब वक्त आ गया है कि जितने भी विक्टिम्स हैं, जितने भी इनके हाथों से सताए हुए लोग हैं, मजलूम लोग हैं, उस औरत का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि आने को तैयार हैं और इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। एक औरत को यहाँ तक इस कमीशन में कहा गया कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मुझे क्या शौक है कि मैं यहाँ आऊँ और वार खोती भी आऊँ, धक्के खाती भी आऊँ और इस कमीशन की कार्रवाई का हिस्सा बनूं, क्योंकि उनका शौहर और उनका बेटा दोनों लापता थे। तो आप खुद सोचिए कि कोई अपने शौहर और अपने बेटे के लापता होने के बारे में क्या झूठ बोल सकता है जी। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं जो कि हम चुप रहे कि शायद कुछ इंसाफ मिल जाएगा, शायद दुखी लोगों को बगैर पैसे खर्च किए कुछ इंसाफ मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। और भी मतलब अच्छे लोग हैं, इसमें फरीद खान साहब हैं जो कि बहुत शरीफ उन नफ्स और नेक इंसान हैं। इसी तरह खालिद नसीम साहब हैं जो कि रजिस्ट्रार हैं, मगर इनके बारे में इनको फौरन तब्दील करने की जरूरत है। बल्कि इस कमीशन की अफादियत इसलिए भी खत्म हो गई है कि ये एक बंद गली में जा चुका है जी। 600 से ज्यादा इन्होंने खुद रिपोर्ट दी है कि हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि केस कंक्लूड हो गया और अब बंदे को पेश किया जाए, और उस प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद फाइल बंद हो जाती है और कभी भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। आबिद शरीफ और मंसूर मेहदी दो रावलपिंडी के केसेस हैं। जो आबिद शरीफ डॉक्टर हैं और वो उनका असिस्टेंट है, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर 2013 में हुआ है। तो आप खुद बताएं, प्रोडक्शन ऑर्डर जब होता है तो फैमिलीज खुश होती हैं कि अब हमारे प्यारे आ जाएंगे, मगर असल में क्या होता है कि उनकी फाइल बंद हो जाती है। तो ये कमीशन इस तरह से एक बंद गली में जा चुका है, इसकी अफादियत खत्म हो चुकी है, इसे बंद किया जाना चाहिए। और ये बहुत अरसे से हम लोग कह रहे हैं, मगर इसके ऊपर कोई हुकूमत इसको सुनने को तैयार नहीं थी। जो इनकी बैकिंग कर रहे हैं जैसे जावेद इकबाल की, वो भी अपनी मतलब इनकी सारी जो गलत करते हैं वो अपने ऊपर ना लें, उनका ब्लेम अपने ऊपर ना लें। क्यों आप एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो कि जिसके के कैरेक्टर में ये आमना 30 जुलाई 2005 को आपके शौहर मसूद अहमद जंजुआ साहब लापता हुए थे और 17 साल से आप इस दुख को ले लेकर फिर रही हैं। इन 17 सालों में आपको इस खातून के अलावा भी कोई ऐसी खातून मिली जिसने ये इल्जाम आयद किया हो कि जावेद इकबाल साहब ने उन्हें गलत तरीके से अप्रोच किया है? आमना जी हाँ, हमें और भी इस तरह की कंप्लेंट्स मिलती रही हैं, पहले भी मिली हैं और अभी भी बदतमीजी किए जाने के वाकयात, निकाल दिए जाने के वाकयात। एक बूढ़ी औरत कश्मीर से आई थी जिसको कि कमीशन के गेट से ही अंदर नहीं आने दिया गया क्योंकि वो लेट हो गई थी। तो अब वो ब्लड प्रेशर की मरीजा है और 80 साल की उम्र के करीब पहुंच रही है। अपने बेटे के लिए वो कश्मीर से आई थी। अगर इस तरह किया जाएगा, उसको हार्ट फेल भी हो सकता था। सिर्फ यही मसला नहीं है कि वहां पर तजलील की जाती है, नाज़ेबा गुफ्तगू होती है, बल्कि ये कि इनका इंसाफ से कोई सरोकार नहीं है। ये इस तरह से हमें हल्फ उठाने के लिए कहते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हल्फ होता है कि वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी अदालत में ये हल्फ नहीं उठवाया जाता जो कि लापता अफराद के लवाहिकीन से इस कमीशन में उठवाया जाता है। और ऐसा लगता है कि हम मुजरिम हैं
हम इंसाफ लेने नहीं आए, बल्कि हमने कोई जुर्म किया है और हमारी तफ्तीश की जा रही है। ठीक है आमना साहिबा जी, उसके जो ओथ लिया जाता है हमसे। ठीक है आमना साहिबा, आपसे हम बात का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली, खबरें ये आ रही हैं कि जावेद इकबाल आज पेश नहीं हो रहे, लेकिन आज अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की बात करें तो क्या क्या तहकीकात होने जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास का दूसरा रोज है और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था उसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को बुलाया गया था तैयबा गुल की दरखास्त पर। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो कमेटी का इजलास हुआ था उसमें नूर आलम खान ने कहा था कि उनके अमले की जब बात हुई है जस्टिस जावेद इकबाल से, तो उन्होंने कहा कि वो अपने ईद के सिलसिले में जो है वो कोयटा आ गए हैं, इस वजह से वो कल जो है वो हाजिर नहीं हो सकेंगे। अगले किसी इजलास के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। अभी आज देखना है कि क्या शहजाद सलीम जिनके खिलाफ उन्होंने तैयबा गुल ने दरखास्त दी थी, जो डीजी नैब थे, वो आज पेश होते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ जो है जो उन्होंने तैयबा गुल को और उनके खामद जो फारूक हैं एडवोकेट, उनको भी बुलाया हुआ है, वो भी आते हैं या क्या होता है। लेकिन अभी ये इजलास 1:30 बजे होना है। लेकिन जो जस्टिस जावेद इकबाल की ये जो बातें आमना कह रही हैं, ये आमना बेचारी हमें सालों से ये बातें कह रही थी, लेकिन अफसोस की बात है कि जब वो चेयरमैन नैब थे, जब वो अभी भी वो चेयरमैन हैं लापता अफराद कमीशन के, जब वो कुछ बड़ी ताकतों की आंख के तारा थे, तो कोई उनके खिलाफ खबर चलाने की जरूरत नहीं करता था, कोई उनके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं करता था, जिसकी वजह से वो आपको याद होगा एबटाबाद कमीशन के भी वो सरबराह रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आज तक जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आई। 2 मई वाला जो वाकया है उसामा बिन लादेन वाला, वो सब, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। जस्टिस जावेद इकबाल खास ताकतों के खास जो परवरदा है या उनके इशारों पे चलते हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ ये आमना जलसों जुलूसों में ये बातें करती रही है जो आज हम बात कर रहे हैं सालों बाद। लेकिन इनकी कोई बात, कोई चैनल जो है वो चलाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन आज जब वो चेयरमैन नैब से हटे हैं तो यकीनी तौर पे जो है वो बात होना शुरू हुई है। पीएससी ने भी उनको बुलाया है और पीएससी ने भी नोटिस लिया है, तैयबा गुल की दरखास्त से भी कार्रवाई शुरू हुई है, अच्छी बात है। लेकिन हकीकत यही है कि जो आमना कह रही हैं ये बिल्कुल 100% ये स्टोरी दुरुस्त कह रही हैं, और ये एक नहीं कई एक खवातीन हैं जिनके साथ जो है वो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो जस्टिस जावेद इकबाल करते रहे हैं, जिसकी आमना भी गवाही दे रही है। और जाहिर है जिस औरत का खामद या जिसका बच्चा या भाई लापता हो जाए, वो जाके किसको कहेगी? यही मामला जो है वो अब तक चलता चला आ रहा है। अब देखना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो इसको किस मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है, और खासतौर पे क्या लापता अफराद कमीशन के सरबराह की हैसियत से उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि वो अभी भी लापता अफराद कमीशन के सरबराह है। ठीक है, लापता अफराद कमीशन ने कुछ लोगों को रिहा करवाया भी है, इसमें भी शक नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से या जिस तरह से किया गया है ये वाकया काबिल अफसोस किया, और इस पर अदालतें भी कह चुकी हैं कि इस कमीशन की कारकर्दगी क्या है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर, और इसके अलावा आमना साहिबा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थी। बहुत शुक्रिया आपका आमना साहिबा। कराची में गुज़श्ता रात की बारिश ने शहर की सड़कों का मंजर बदल दिया। सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा है। निकासी आपके काम में सुस्त रवि के बाइस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। अभी हालात क्या है, हम्माद यूसुफ से हम जानेंगे। जी, कराची में बादलों की आग मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। मैं गुज़िश्ता रात बारिश की अगर बात करूं तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल निकाला ना जा सका है। VIP जोन्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर निकासी आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन नौमान खान अगर आपको दिखाएं कि ये कायद-ए-आज़म के मज़ार वाला सीधा रोड है जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बारिश का पानी यहाँ पर खड़ा है जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद यहाँ पर मुतासिर हो रही है। बारिश की गुज़िश्ता रात बारिश के बायस कराची में जो है मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेयरिंग के भी जो है फीडर ट्रिप्स कर गए थे। लोड शेयरिंग से भी आवाम शदीद परेशान थी। आवाम का यही कहना है कि बारिश जो है हमारे लिए रहमत होती है, लेकिन कराची के इंतज़ाम और हुक्मरान की जानिब से जो है ये ज़हमत बन जाती है। जी, अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मेट्रो बस सर्विस ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी की कोताहियों और ताख़ीर का अज़ाला किया जाएगा। जुड़वा शहरों के रिहायशियों के लिए सफरी सहूलत में एक और इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए मेट्रो बस सर्विस ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहरियों को 1 माह तक मुफ्त सफर की खुशखबरी भी सुनाई। 1 महीने के लिए
ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। तकरीब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टिकट लेकर मेट्रो बस में सफर किया। इस मौके पर वफाकी वुज़रा भी उनके हमरा थे। 15.5 किलोमीटर पर मुहित ग्रीन लाइन मेट्रो बस सर्विस के रूट पर 8 जबकि 20 किलोमीटर तवील ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विस के रूट पर 13 मुसाफिर स्टेशन बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। रोशन घराना स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा कराते हुए कहा, प्रोग्राम का ताल्लुक सिर्फ 20 हलकों से नहीं, पंजाब के 90 लाख लोग इससे मुस्तफीद होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के करीब फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR टाइगर फोर्स के इंचार्ज कर्नल रिटायर्ड आसिम और अली अमीन गंडापुर समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। मुकदमा जख्मी नौजवान के मामूजाद भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा रोज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के घर के करीब फायरिंग के मामले पर थाना बनी कला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के में जो दर्ज नामजद मुलजमान को किया गया वो टाइगर फोर्स के इंचार्ज कर्नल रिटायर आसिम और साबिक फाकी वजीर अली अमीन गंडापुर हैं। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि गाड़ी को टाइगर फोर्स के 4 लोगों ने रोका। एक शख्स के हाथ में क्लाशिनकोव थी जबकि दूसरे के हाथ में पिस्टल और 2 अफराद ने डंडे उठा रखे थे। मुलजमान ने कहा कि हम इमरान खान के टाइगर फोर्स हैं, गाड़ी पीछे करो वरना जान से मार देंगे। अचानक मुलजमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। आज मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के हमले तेज हो चुके हैं। एक ही रोज में 9 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 872 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.77% रही। सबसे ज्यादा शरह कराची में 6.49%, मुजफ्फराबाद में 6.25% और लाहौर में 5.89% रही है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमती दावों के मुताबिक 80% आबादी ने वैक्सीनेशन करवा ली है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का फैलाव क्यों बढ़ रहा है? पाबंदी थी वो सब उठा ली गई है। आपने जो सवाल किया है वो बहुत अरसे से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कह रही है कि क्योंकि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है लेकिन सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। हर चीज का जो पाबंदी थी वो सब उठा ली गई है पिछले 2-3 महीने पहले, तो सारी चीजें नॉर्मलाइज थी। लेकिन हम ये कह रहे थे कि एसओपीज में अमल दरामद करते रहना है वरना जो है ये केसेस में इजाफा हो सकता है, जो कि अब नजर आ रहा है कि देखिए दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। और अब हम ये कह सकते हैं कि कल तकरीबन 9 लोग इंतकाल कर गए हैं। वो लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोविड का टेस्ट नहीं कराते हैं या घर में ही इंतकाल कर जाते हैं, उसका तो रिकॉर्ड हमारे पास है ही नहीं। लेकिन खतरा इस बात का है कि अभी जो मवेशी मंडी में लोग जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो बकरीद की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कुर्बानी करेंगे और फिर दावतें होंगी गोश्त की और तमाम खाने पीने की, तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इसमें नंबर ऑफ केसेस और ज्यादा ना बढ़ जाए। मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी मदद आपके तहत और गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती इस तरह से करें कि जैसे मॉल में, सिनेमा हॉल में, शादी हॉल में, जहाँ भी गैदरिंग है वहां पर मास्क के बगैर एंट्री नहीं होनी चाहिए और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा कर ही उनका दाखिला होना चाहिए। तो कुछ न कुछ मेरे ख्याल में हुकूमत को पाबंदी लगानी चाहिए। मैं नहीं समझता कि अब
बाजार या दूसरी चीजें बंद की जाए। अभी वो दामाद को सिचुएशन यकीनी बनाना चाहिए। डॉक्टर कैसे सज्जाद साहब की हमने गुफ्तगू सुनी। अभी ये बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की वबा के फैलाव में मुसलसल तेजी का सामना करना पड़ रहा है। तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद मार्केट्स और अवामी मकामात पर SOPs पर अमल दरामद देखने में नहीं आ रहा। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। पेशावर से शाहिद खान होंगे और मुल्तान से हमारा साथ देंगे माजिद कलासरा। सबसे पहले रुख करेंगे पेशावर का। शाहिद खान, आप बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में कितना अमल दरामद हो रहा है कोरोना SOPs के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर में एक मरतबा फिर कोरोना ने जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ मजीद 37 अफराद में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है और इस तकरीबन 1.5% जो है वो इसकी जो फैलाव की शरह है वो 1.5% तक पहुँच गई है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद से भी बात करेंगे। हमने इसलिए मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्योंकि हमने वैक्सीन भी लगाई है, बूस्टर डोज भी लगाई है, लेकिन फिर से ये कोरोना जो है ये सर उठा रहा है, तो लाजमी हम फिर दोबारा ये हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, बेशतर जो पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर के जो बेशतर शहरों से अगर पता किया जाए तो उन्होंने कोरोना की जो दोनों डोजेज़ है वो लगवाई हैं। जो SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और जो गैर ज़रूरी अशिया है, जो गैर ज़रूरी बाज़ारों में निकलना है उसको तर्क किया जाए। शाहिद खान साथ रहिएगा। मुल्तान का रुख करेंगे, माजिद कलासरा से हम मज़ीद मालूमात लेंगे। माजिद, आप बताइए कि मुल्तान में इस वक्त SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, कोरोना वायरस में एक दफ़ा फिर से जो है वो सर उठाना जो है वो शुरू कर लिया है। कोरोना केसेस में जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो है वो शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी जारी की जा रही है कि शहरी SOPs पर अमल दरामद करें ताकि कोरोना वायरस से जो वो महफूज रखा जा सके। कुछ शहरी यहाँ पर और इसके साथ साथ मौजूद होंगे। जी हमें तो पता नहीं है ना कि कोरोना आ रही है। कोरोना जब आएगी तो फिर मास्क भी पहन लेंगे। हाँ जी, शहरी जो है वो इस हवाले से जो है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं और इस कुछ और मौजूद होंगे। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, आप ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या करें? इतनी महंगाई है, 20 रुपये का तो मास्क है, तो महंगाई से भी मरना है, कोरोना से भी मरना है। अब जब इतनी महंगाई कम नहीं होती तो ये कोरोना भी हमें कुछ नहीं कहता है। महंगाई से अगर बर्दाश्त करें तो कोरोना भी बर्दाश्त कर देंगे, कुछ नहीं होता। इस हवाले से उनका कहना था कि महंगाई ज़्यादा है और इस हवाले से उन्होंने जो है वो मास्क जो है वो नहीं लगाए हुए हैं। जो समाजी फासले को कायम करें और गले मिलने से परहेज़ करें, तो शहरी जो है वो कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाद जो वो इस जो कोरोना वायरस की जो लहर है इसको सीरियस नहीं ले। बहुत शुक्रिया माजिद कलासरा, अपडेट कर रहे थे मुल्तान से। पेशावर में हमारे साथ मौजूद थे शाहिद खान। अब भी कोरोना की छठी लहर जब अब जोर पकड़ रही है तब भी शहरियों की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कोरोना के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त कोरोना के फैलाव में तेज़ी आ रही है, जबकि हमने देखा कि इस वक्त जो शहरी हैं उनका जो रद्द अमल है वो इंतहाई नॉन सीरियस है और SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है।